कि किसी ना किसी अपराध को वो अंजाम दे दे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कानून के लंबे हाथ उन्हें कहीं भी, कभी भी और कैसे भी जरूर दबोच लेंगे। ऐसे ही मुजरिमों की कहानी जो आपके रूह तक को कपा देगी, हम आपको बताएंगे क्राइम टाइम में और आपको सतर्क करेंगे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कहीं भी हो सकते हैं ये क्रिमिनल। तो हाजिर हूं मैं आपके साथ वैभव मिश्रा, अपराध और जुर्म की ऐसी कहानियों को लेकर जो आपके होश उड़ा देगी। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए अपने आंख और कान। सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव के घर पर 3 बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। हालांकि जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया, आपको बता दें उस समय एल्विश के घर पर उनके पिता मौजूद थे, लेकिन एल्विश घर पर नहीं थे। मगर इस घटना ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या किसी पुरानी रंजिश का यह मामला है या फिर यह कोई सोची समझी पूरी साजिश है? आपको हम इस रिपोर्ट पे दिखाएंगे। सोशल मीडिया स्टार और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग। तीन बदमाशों ने की 24 से 25 राउंड फायरिंग। पहले और दूसरे मंजिल पर फायरिंग की गई। गुरुग्राम के पौष इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग कर दी। ये वारदात सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब बाइक सवार 3 बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। इसमें आवाज नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं, आपको गोलियों के जो निशान है वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जिस समय हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया उस वक्त घर के बाहर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, जिससे गनीमत रही कि कोई भी शख्स जो है इस पूरे इंसिडेंट में घायल नहीं हुआ है। लेकिन आगे की ऊपर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो छोटे छोटे जो आपके बुलेट के जो मार्क्स है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियाँ जो हैं एल्विश यादव के घर पर चलाई गई हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया पे भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसने बताया है कि ये जो पूरा हमला है हिमांशु भाऊ गैंग के लड़कों ने करवाया है। फायरिंग के बाद घर के बाहर दीवार और गेट पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि जिस वक्त ये घटना घटी उस समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। एल्विश को डराने के लिए फायरिंग की गई। एल्विश यादव घर की दूसरी मंजिल पर रहते हैं और फायरिंग घर के ग्राउंड और पहले फ्लोर पर की गई। फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया, जिसमें आरोपी बाइक से जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस घटना ने हरियाणा पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वह इस पूरी घटना पर एल्विश के पिता का क्या कहना है, सुनिए। 5:30 बजे से हमें थोड़ा अंदेशा सा हुआ कुछ हो रहा है। जब तक नीचे आए उसके बाद देखा गोलियों के खोल वगैरह पड़े हुए हैं बाहर भी। फिर हमने अपना DVR कैमरे में देखा कि भाई, तो पता लगा वो आपके सामने हो चुकी है सारी चीज़ें कि भाई 2-3 थे। और उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस अपना काम कर रही है, सारी टीमें टाइम पर आ गई थी और अपना टेस्ट कर रही है। शायद कोई किसी प्रकार की अब तक कोई आज तक तो कोई है नहीं। अभी तक तो किसी प्रकार की हमें कोई धमकी नहीं, ना कोई मैसेज है। वो अपने काम से बाहर है। हालांकि एल्विश पर हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली। दरअसल जब एल्विश पर हमला हुआ तो कुछ देर बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई, जिसमें ये बात कही गई कि आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने चलाई है।
वहीं इस पूरे गोलीकांड की वजह भी बताई गई है। पोस्ट में कहा गया है कि इसको आज हमने अपना परिचय दिया है, इसने सट्टे का प्रमोशन करके बहुत घर बर्बाद कर लिए। ये सभी सोशल मीडिया के लोगों के लिए वार्निंग है। हालांकि रिपब्लिक भारत इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि बीते करीब 1 महीने में ही हरियाणा में अब तक कई सेलिब्रिटी पर फायरिंग हो चुकी है। 14 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में ही राहुल फाजिलपुरिया की थार पर फायरिंग की गई, जिसमें वो बाल बाल बचे। 4 अगस्त को फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं अब 17 अगस्त को एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा, तो वो जो मकान था वो एल्विश यादव का मकान था। उसके बाहर कुछ खाली कारतूस पड़े हुए थे और बाकी उनके पिताजी थे वहीं मौके पे। उनके पिताजी से बातचीत करी, भाई ये किसने क्या है, किसी उसने बताया भी हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना कोई हमारे पास किसी का कोई फ़ोन आया धमकी का। और हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वहाँ चेक करी। फुटेज के अंदर 3 लड़के हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखे हैं और मोटरसाइकिल पे आए थे भी, और 2 लड़के जो पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे थे उन लड़कों ने मकान के ऊपर फायरिंग की है। हम है ना हर एंगल से जो हमारी क्राइम ब्रांच है वो भी क्राइम की टीम है, जो भी सीआईए की टीम है और जो हमारे थाने की टीम है वो सारी जांच कर रही है। सोशल मीडिया स्टार समेत कई सेलिब्रिटियों के घर लगातार हो रही फायरिंग ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये किसी रंजिश का नतीजा है या फिर सोची समझी साजिश? फिलहाल पुलिस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है, तो वहीं भाऊ गैंग की पोस्ट और उसके सच की तलाश में पुलिस जुट गई है। अब देखना होगा कि आखिर कब आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और सेलिब्रिटी पर होने वाली फायरिंग आखिर कब बंद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस पूरे हमले के बाद तमाम सवाल हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस का यह कहना है कि हमारी क्राइम ब्रांच, सीआईए और लोकल पुलिस टीम लगातार इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। हमलावर की पहचान की कोशिशें जारी है, सोशल मीडिया पोस्ट को वेरीफाई किया जा रहा है और जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। हमारे पास कंट्रोल रूम से 6:15 बजे सूचना मिली थी कि भी सेक्टर 57 में फायरिंग होगी। तो सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा, तो वो जो मकान था वो एल्विश यादव का मकान था। उसके बाहर कुछ खाली कारतूस पड़े हुए थे और बाकी उनके पिताजी थे वहीं मौके पे। उनके पिताजी से बातचीत करी, भाई ये किसने क्या है, किसी उसने बताया भी हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना कोई हमारे पास किसी का कोई फ़ोन आया धमकी का। और हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वहाँ चेक करी। फुटेज के अंदर 3 लड़के हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखे हैं और मोटरसाइकिल पे आए थे भी, और 2 लड़के जो पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे थे उन लड़कों ने मकान के ऊपर फायरिंग की है। तो सर अभी तो कुछ पता चला है ये हमलावर किस और गए हैं, किसकी प्लानिंग, क्योंकि सोशल मीडिया पे हिमांशु बाहू गैंग ने जिम्मेदारी दी। हमारे पास जो ये सोशल मीडिया पे जो बाहू गैंग का ये पोस्ट डाले हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना मेरे पास ये पोस्ट वो आया अभी क्या लिख रखा है क्या नहीं है। लेकिन हम है ना हर एंगल से जो हमारी क्राइम ब्रांच है वो भी क्राइम की टीम है, जो भी सीआईए की टीम है और जो हमारे थाने की टीम है वो सारी जांच कर रही है। और जो भी आगे बात जैसे मान लिया किसी का भी कोई किसने चलवाई है क्या है, जो भी बात आऊँगी वो हम आपको शेयर कर देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हरियाणा की भिवानी पुलिस पर जो सवाल उठ रहे हैं उससे जुड़ी खबर बताएंगे। दरअसल महिला शिक्षिका के विभत्स मर्डर का मामला सामने आया। मनीषा सिंघानी नाम की प्ले स्कूल की टीचर 11 अगस्त को स्कूल गई, लेकिन स्कूल से वापस घर नहीं लौटी। लापता होने के 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को सिंघानी इलाके में खेतों पे मनीषा के शव को बरामद किया गया और सर धड़ से अलग था। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाराज लोगों ने हाईवे जाम किया और बाकायदा कैंडल मार्च निकाला गया। आरोप है कि परिजन लापता होने वाले दिन ही स्कूल पहुंचे थे और डायल 112 की ईआरवी टीम को पूरे प्रकरण की सूचना दी, लेकिन टीम ने मदद के बजाय अभद्र टिप्पणियां शुरू कर दी। मामले के तूल पकड़ने के बाद भिवानी के लोहारू में शिक्षिका मनीषा हत्याकांड में एसपी का तबादला
तक कर दिया गया। महिला एएसआई सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। रोहतक पीजीआई में शुक्रवार को दोबारा करवाए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शिक्षिका की तेज धार हथियार से गला रेत कर हत्या किए जाने की पुष्टि की गई है। शव की आंखें और कई अंग उसके गायब मिले हैं। हत्या से पहले रेप होने की पुष्टि फिलहाल अभी तक नहीं हो सकी है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से बिल्कुल साफ मना कर दिया है। और ये तस्वीर जिस स्पॉट को हम दिखा रहे हैं, जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो भी इस पूरी वारदात का दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा है कि हर वर्ग, हर समुदाय के लोग जो हैं मनीषा की आवाज़ को अपनी आवाज़ मान रहे हैं। हम राजनीतिक लोग भी समय समय पर उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं आदरणीय कपूर साहब, वो बहुत योग्य अफसर हैं और हमने, क्योंकि हम भी साथ में राजनीति के साथ साथ जब अफसरशाही की तरफ देखते हैं तो उनके लोग बड़ी दुहाई देते हैं कि बड़े काबिल अफसर हैं। यहाँ के एसपी थे पहले, मनवीर जी थे, अब सुमित जी को लगाया है। ये भी बहुत काबिल लोग हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। उसके बावजूद पुलिस एक्ट क्यों नहीं कर पाती? इसी मामले में नहीं, किसी भी मामले में एक्ट नहीं कर पाती। मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है। जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं, इसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है। जहाँ जहाँ भी है, कई लोग बैठा भी रखे हैं, जहाँ जहाँ वो गई है मनीषा, उन सबको बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है और ऐसी कार्रवाई होगी। अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो याद रखेगा। क्राइम टाइम में आगे बढ़ेंगे और बात तो सनक की करेंगे। जो सनक जब इंसान के सर पर सवार हो जाती है तो वो हैवान बन जाता है। और कुछ ऐसा ही मामला, कुछ ऐसी ही खबर सामने आई जिस खबर को जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। दरअसल खैरागढ़ में जहां एक तरफा इश्क में एक युवक ने युवती और उसके पति को मारने की खतरनाक साजिश रच डाली। साजिश भी ऐसी रची कि अगर वो कामयाब हो जाती तो कई लोगों के चीथड़े उड़ जाते। वो साजिश थी क्या, अपनी इस रिपोर्ट पे हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने खौफनाक साजिश रच डाली। महज 20 साल के युवक ने महिला के पति को मारने के लिए म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर में आईडी फिट कर पार्सल भेज दिया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उसकी ये खौफनाक चाल नाकाम हो गई। आरोपी ने ऑनलाइन ट्यूटोरियल की मदद से आईडी को इस तरह डिजाइन किया था कि इसे प्लग इन करते ही विस्फोट हो जाए। बता दें कि स्पीकर से 2 किलो आईडी बरामद हुआ है। कोई बड़ी अनहोनी होती इससे पहले ही पुलिस ने विस्फोटक तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें आईडी बनाने वाला, सहयोगी फाइनेंस करने वाला, सप्लायर सभी शामिल। आईडी जो है स्पीकर, ये गिफ्ट रैप करके विक्टिम को दिया गया था। उसपे एक इंडिया पोस्ट की सील भी फोर्ज थी, ये स्टैम्प आप देख सकते हैं। इस करके इसको विक्टिम के घर पे डिलीवर करवाया गया था। ये पार्सल जो है मानपुर नर्मदा, जो थाना गंडई में पड़ता है, उसके निवासी अफसर खान के नाम से आया था। उसके प्राप्तकर्ता ने जो पार्सल है उसको संदिग्ध माना और मानते हुए पुलिस को तुरंत सूचना दी। एक तरफा प्यार की सनसनीखेज कहानी से हर कोई हैरान है। अगर समय रहते पुलिस की नजर न पड़ती तो इस विस्फोटक पार्सल के चलते बहुत बड़ा हादसा हो जाता।
समाजवादी पार्टी की अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश सचिव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक सोहित ने आत्महत्या से पहले एक 15 मिनट का बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके परिजनों पर मानसिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, लेकिन ये मामला है क्या, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पत्नी से परेशान होकर समाजवादी पार्टी नेता के आत्महत्या कर लेने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सपा नेता ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। घटना के बाद परिवार के लोग थाने पहुंचे। यहां पत्नी और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई। अब पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपों की जाँच शुरू कर दी। आपको बता दें कि मामला बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यह नेहरूपुर चुंगी निवासी 29 साल के सपा नेता सोहित ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। सोहित समाजवादी पार्टी की अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश सचिव थे। मृतक सोहित ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके परिजनों पर मानसिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया। वीडियो में सोहित ने यह तक दावा किया कि शादीशुदा होने के बावजूद उसकी पत्नी का प्रेम संबंध उसके बुआ के बेटे से है। जानकारी के मुताबिक करीब 4 साल पहले सोहित ने हजरतपुर की रहने वाली महिला से प्रेम विवाह किया था। हालांकि शादी के कुछ सालों के बाद ही पारिवारिक विवाद गहराता चला गया। सोहित ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले उस पर लगातार दबाव बना रहे थे और मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। इन्हीं हालातों से परेशान होकर सोहित ने बीती रात एक खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने अपनी ओर से पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक और फील्ड यूनिट की टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया है। टीम पड़ताल कर रही है। उधर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के साथ पोस्टमार्टम भी करवाया गया है। अब पुलिस सोहित के रिकॉर्ड किए गए वीडियो की भी जांच कर रही है। क्राइम टाइम में आगे बढ़ेंगे और बात मेरठ से आ रही है खबर की करेंगे, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की और उसके शव को नीले ड्रम में डालकर इस रखने के मामले के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। एक ऐसा ही मामला और सामने आया है, जहां नीले ड्रम में शव मिलने का यह मामला राजस्थान के अलवर से आया है, जिसके बारे में जानकर लोगों के होश उड़ गए। राजस्थान के अलवर में किशनगढ़ावास की आदर्श कॉलोनी में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में तेज बदबू जब आई, तब स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्रम की जांच की तो उसमें एक युवक का शव बरामद हुआ, जहां लाश के ऊपर नमक डाला गया था ताकि बदबू जल्दी ना आए। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हंसराज उर्फ सूरज के रूप में की गई है, जो करीब 1.5 महीने से किशनगढ़ावास में किराए के मकान में रहता था और स्थानीय ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करता था। हंसराज के साथ में उसकी पत्नी और 3 बच्चे रहते थे, लेकिन घटना के बाद से ही वे तीनों लापता। मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस हत्या का शक जता रही है। मृतक युवक के शव को पुलिस ने किशनगढ़ावास के सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में फिलहाल रखवा दिया है और इस पूरे प्रकरण की अब आगे जांच कर रही है। पुलिस मौके पे पहुंची और वहां पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहां पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली। मौके पे आए, की बुलाई है। प्रथम दृष्टया पता लगा कि मृतक का नाम हंसराज उर्फ सूरज है और यूपी के रहने वाले हैं। प्रकरण में अनुसंधान करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में अगर आपने अपराध किया है तो आपकी खैर नहीं। इसका एक उदाहरण ग्रेटर नोएडा में आपको देखने को मिला है, जहां ग्रेटर नोएडा पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान हत्यारोपी रेहान के पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद क्या हुआ, वो घायल हो गया। हत्यारे ने एक दिन पहले लड़की का दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या कर नहर के किनारे शव को मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर उसके चेहरे पर डालकर आग लगाने तक की कोशिश की गई थी।
प्रेम प्रसंग में रेहान ने शिवानी की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे के पास से तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और अब इस पूरे मामले पर लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। और सवाल यही कि रेहान नाम का यह शख्स जिसने शिवानी से एक तरफा प्यार किया और उसके बाद जब उसने प्यार करने से मना किया तो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया है। तो दर्शकों, क्राइम तक में आज के लिए बस इतना ही। आप भी इन तमाम खबरों को देखकर सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है। मुद्दा फीस बढ़ोतरी का था, लेकिन कुछ कट्टरपंथी इसे मजहबी रंग दे चुके हैं। अब तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है। नारेबाजी की ये तस्वीर एएमयू के कैंपस गेट के पास की, जहां तिरंगा अपनी शान से लहरा रहा है, लेकिन कुछ लोग उसी तिरंगे के नीचे फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। हाथों में देश के तिरंगे के साथ काला झंडा, पोस्टर, बैनर और आजादी आजादी के नारे, माइक से नारा तकबीर और पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर बवाल मचा है। फीस वृद्धि के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन धार्मिक हो चला है, जिससे